एक ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क में जंग के हालात हैं, अचानक 30 अप्रैल को एक बीजेपी ने एक ऐलान किया, हुकूमत जो है कास्ट सर्वे करने के लिए तैयार है और उसका ऐलान कर दिया गया। जाहिर बात है कि जो बीजेपी एक तवील मुद्दत से इसके लिए इनकार करती रही है और कटोगे बटोगे जैसे नारे लगाकर तालिबे को पीछे ढकेलती रही है, अचानक बीजेपी इसके लिए तैयार क्यों हुई? और पहली मर्तबा हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल जो अंग्रेजों ने सर्वे किया था उसमें हिंदुओं का कास्ट सर्वे हुआ था, मुसलमानों का नहीं हुआ था। लेकिन इस मर्तबा पहली मर्तबा मुसलमानों का भी सर्वे किया जा रहा है, जबकि बिहार में और तेलंगाना में मुसलमानों का भी किया गया था, लेकिन कौमी सतह पे पहली मर्तबा ये सर्वे हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर मुसलमानों की सियासत का क्या असर पड़ेगा और क्या कास्ट सर्वे के बाद जो नतायज बरामद होंगे उस पर हुकूमत कार्रवाई करेगी? और दूसरा कई सवालात थे। आज इन सवालों में बात करने के लिए हमारे साथ खसूसी मेहमान जादव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल मतीन साहब हैं और इनका हिंदुस्तानी मुसलमानों पे गहरा मुताला भी है और तहकीकी रिसर्च भी इसी मौजू पर है, हिंदुस्तानी मुसलमानों, बंगाल के मुसलमानों पर। इस मौजू में इनसे बात कर रहे हैं। मतीन साहब, आपसे आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे खैर मकदम है। मेरा पहला सवाल यही है, मोदी हुकूमत का कास्ट सर्वे मुसलमानों को शामिल करने के पीछे मकसद क्या है, इनका पर्पस क्या है? देखिए, ये मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है, खास करके लास्ट एक डिकेड्स में 5-6 साल से जो इस तरह से डिबेट चल रहा था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए नहीं। आप सही कहें कि बीजेपी शुरू से ही जो है प्रिंसिपली इसके खिलाफ रहा। तो अभी एक ऑफ कोर्स अपोजिशन पार्टी, चाहे नॉन बीजेपी जितना अपोजिशन पार्टी है, वो लोग एक मूवमेंट चलाए हैं और खास करके बहुत सारे कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, खास करके जो अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोग काफ़ी पुराना मांग है। अगर हम काका कलेलकर कमीशन, जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था उस वक्त 1954-5 में, उस वक्त काका कलेलकर कमीशन रिकमेंड किया था कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। उस वक्त हुकूमत ही प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल उस वक्त जो है वो लोग इसको इग्नोर किए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत नया डिबेट है, ये डिबेट बहुत पुरानी डिबेट है। और काका कलेलकर कमीशंस और दैट मीन्स फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशंस, जिस बहुत तेज़ी से ज़ोर से ये डिमांड रखा गया था, पर वो डिमांड कबूल नहीं हुआ। इतना सालों के बाद आके आज हिंदुस्तान का सियासी माहौल इस तरह से थोड़ा चेंजेस आया, जिसमें कास्ट को लेकर एक अच्छा खासा मोबिलाइजेशन बना। और मुझे लगता है कि ये कास्ट सेंसस होना इसीलिए चाहिए क्योंकि हम देखते हैं, अगर हम ऑक्सफैम रिपोर्ट देखें या फिर NSSO जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट, या फिर सेंसस का डेटा, या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, NFHS डेटा देखें, इसमें पूरा क्लियर है कि किस तरह से हिंदुस्तान का जो रिसोर्स है, वेल्थ है, वो वेल्थ इनइक्वलिटी दिखता है कि स्ट्रक्चरल वेल्थ इनइक्वलिटी, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस टू हाउसिंग, एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिविक कम्युनिटीज़। अगर आप बेसिक 4-5 चीज़ ले लें, मैं एम्प्लॉयमेंट को अभी छोड़ ही रहा हूँ, ये बेसिक 4-5 चीज़ जो इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए एकदम फंडामेंटल ज़रूरी चीज़ है। उसमें आप देखिए, इसी शहर कलकत्ता में बेंगलोर एक प्रोफेसर दीपक मालगम, IIM बेंगलोर के प्रोफेसर, उनका एक टीम हिंदुस्तान का 5 बड़ा मेट्रो सिटीज़ का उन लोग सर्वे करवाए थे। क्या सर्वे था कि बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे, मुंबई और एक शहर था। तो 5 बड़ा शहर में ये सर्वे हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि कलकत्ता में सबसे ज़्यादा एक्सक्लूशंस है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का एक्सेस टू लैंड। कोलकाता में शेड्यूल ट्राइब का लैंड होल्डिंग 0% है और शेड्यूल कास्ट का भी लैंड होल्डिंग लेस देन 1%। जिस शेड्यूल कास्ट का बंगाल में तादाद ऑलमोस्ट 24-25% है, उनका लैंड ओनरशिप कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, शहर कलकत्ता के अंदर 1% से कम है। और अगर आप मुस्लिम्स को लें, मुस्लिम्स में, हालांकि मैं उस सवाल में आऊँगा, मुस्लिम में कोई होमोजिनस कम्युनिटी नहीं है। मुसलमान का एक होमोजिनस फेथ है, मगर सोशियोलॉजिकली, समाजी तौर पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। अगर आप मुस्लिम लोअर क्लास, लोअर कास्ट ऑक्यूपेशनल ग्रुप को देखें, चाहे वो जो लेदर के साथ जुड़े हुए, लेदर का काम करते हैं, जो ये फिर एकदम जो गैराज में काम करते हैं, या पेंटर है, रंग मिस्त्री और मैसन, राजमिस्त्री जो घर का काम करते हैं, तो इसको देखें, इनका लैंड होल्डिंग कलकत्ता में बहुत कम। तो अब जो नया शहर बन रहा है, अगर आप राजारहाट न्यू टाउन को ले लीजिए, राजारहाट न्यू टाउन में आपको ये ऑक्यूपेशनल क्लास का एक्सेस टू लैंड ओनरशिप क्या है,
तो ये कास्ट सेंसस इसीलिए ज़रूरत है, ये सिर्फ कौन सा जात का कितना आबादी है सिर्फ वो नहीं, इससे ये भी पता चलेगा कि हमारे जो समाज के जो स्केलेटन है वो पता चल जाएगा कि किसके पास रिसोर्स कितना है। तो मुझे लगता है कि ये कास्ट सेंसस बहुत बारीकी से और ढंग से किया जाए, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ सियासी रोटी सेकने के लिए इसको एक कास्ट सेंसस में, जैसा सोशियोलॉजिस्ट सतीश देशपांडे और जो डेमोग्राफी स्पेशलिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो खास करके बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं, जो समझते हैं कि कास्ट के साथ ऑक्यूपेशन, रिलीजन और मार्केट का क्या ताल्लुकात है, ये सब चीज़ों को बारीकी से अगर देखें कि आपका, जैसा कलकत्ता का बिजनेस हब कहते हैं बड़ा बाजार, तो आप बड़ा बाजार का एक छोटा सा 100 स्क्वायर फीट जमीन का जो कीमत है वो 24 परगना का आपका 100 बीघा का भी बराबर नहीं हो पाए। तो आपको उसी ढंग से मेथोडोलॉजी उसी डिवाइस करना है कि आपको शहरी इलाका में, बिजनेस इलाका में आपका लैंड ओनरशिप क्या है। तो बंगाल इसीलिए बहुत जरूरी है कि बंगाल में आफ्टर पंजाब सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट और दलित पॉपुलेशन है। इधर ऑलमोस्ट 24% है, तो 24% दलित पॉपुलेशन है, तकरीबन 27% पकड़ रहा हूँ। तो ये तीनों कौम को अगर आप ले लें, ST, SC और मुस्लिम्स को अगर आप लें, ये ऑटोमेटिकली इट विल क्रॉस 60%। मैं अगर आप हिंदू ओबीसी को पकड़ लेंगे तो वो 80% से भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें बंगाल का जो सियासी पावर स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है, हु होल्ड्स द पॉलिटिकल पावर, कैबिनेट मिनिस्ट्री में पोर्टफोलियोज कौन होल्ड करते हैं, आपका मेजर म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जिला पंचायत, उसमें जो मेन पोर्टफोलियोज है वो कौन होल्ड करते हैं। तो ये कास्ट सेंसस से ये फायदा होगा कि आपके पास एक क्लियर पिक्चर नजर आएगा कि कौन सा जात के साथ कितना फीसद उनका आबादी और उसके साथ साथ उनका एक्सेस टू मटेरियल रिसोर्स क्या है, उनका एक्सेस टू एजुकेशन क्या है, एक्सेस टू हेल्थ केयर क्या है, वो बहुत बारीकी से पता चल पाए। और सर ये जो मुसलमानों में जो डिबेट है, मुस्लिम डिबेट है कि भाई इस्लाम में जात पात नहीं है, और दूसरी तरफ लिबरल तबका जो बोलते हैं कि मुसलमानों में जात पात इस हद तक है कि जितना हिंदुओं में भी है, जिस तरह से उनमें जो तफरीक होती है, तो क्या इसके बीच की क्या राह, मतलब क्या आखिर इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, रिलीजन इज अ डिफरेंट कैटेगरी और इस्लाम इज अ डिफरेंट कैटेगरी और मुस्लिम इज अ डिफरेंट सोशियोलॉजिकल कैटेगरी। आप इस्लाम को एक थियोलॉजिकली पढ़ सकते हैं और मुसलमानों को सोशियोलॉजिकली रीड कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान सिर्फ नहीं, पूरा वर्ल्ड में ही कोई भी एक रिलीजियस कॉम होमोजेनस नहीं है, उनका अंदर अलग अलग सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल लेयर्स हैं। आपका अरब सोसाइटी को देख लीजिए, अरब सोसाइटी में अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। कोई ग्रुप हिस्टोरिकली पावरफुल है तो कोई ग्रुप हिस्टोरिकली लेस पावरफुल है। तो ये सोसाइटी का नेचर ही ऐसा है। यस, थियोलॉजिकली इस्लाम कास्ट को इन टर्म्स ऑफ कुरान एंड प्रोफेटिक टेक्स्ट वो कास्ट को सैंक्शन नहीं है, थियोलॉजिकल सैंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में कास्ट लाइक फीचर्स, ब्रादरी लाइक फीचर्स नहीं है। प्रोफेसर इम्तियाज साहब गुजर गए लास्ट ईयर, बहुत बड़े जेएनयू के प्रोफेसर रहे। उसके साथ साथ आपका सीरीन आजम और अरशद आलम, तनवीर फजल, प्रोफेसर विनोद के जयरत, सतीश देशपांडे, ये इनका बहुत एकेडमिक काम है। और शोएब नियाजी वो काम किए कि जोएल ली एक फेमस अमेरिकन स्कॉलर है जो मुसलमानों का हलाल खोर कम्युनिटी पे काम किया है। तो ये एम्पिरिकली प्रूफ्ड है कि सोसाइटल स्ट्रक्चर, सोसाइटी के अंदर अलग अलग लेयर्स है। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ कि ये कास्ट क्या हिंदू कास्ट के जैसा ही है, उसमें क्वालिटेटिवली फर्क है। इसीलिए फर्क है कि भाई आपका रिलीजियस टेक्स्ट डिफरेंट है, जो टेक्स्ट इसको सैंक्शन नहीं करता है। तो आप मस्जिद में कास्ट नहीं है, मस्जिद से बाहर उतरे तो कास्ट है। तो मुझे ये कहना है कि हमको वो डिबेट में जाना ही नहीं है। हमारा ये मुद्दा सोशल जस्टिस वाला मुद्दा है। इस्लाम में कास्ट है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। वो डिबेट खत्म हो चुका है। वी आर एंगेजिंग विद कम्युनिटी। तो मुस्लिम इंडिया में देखिए मेमन गुरु, बोहराज, अलग अलग जो ग्रुप्स है। बंगाल में भी आप देखेंगे अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग। आप
न उत्तर बंगो जाइए, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, उधर नौशो शेख बोल के कम्युनिटी है मुसलमानों की। नौशो शेख कम्युनिटी जो बहुत पुरानी बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी है, जो हिंदू में राजवंशी कहलाते हैं, वही मुसलमानों का काउंटर पार्ट नौशो शेख है। हिंदू का राजवंशी को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिला है, मुस्लिम राजवंशी को ओबीसी मिला है, 92 पुराना ओबीसी ग्रुप है ये। तो आप देखिए एक ही ऑक्यूपेशन है, वही आपका एग्रीकल्चरल लेबर है, लैंडलेस लेबर है, सेम काम 24 परगना में देख लीजिए, आपका नस्कर, कोयल, प्यादा, ये सब कास्ट ऑक्यूपेशनल टाइटल है, जिसके साथ रिलीजन का लिंक नहीं है। वो हिंदू में भी है, क्रिश्चियन में भी है, मुसलमानों में भी है। हिंदू जो ऑक्यूपेशनल कास्ट है उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला, और मुस्लिम ऑक्यूपेशनल कास्ट को जो है कुछ भी दर्जा नहीं था। 2010 में सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश के बाद ओबीसी मिला, जो अभी वो भी खत्म हो चुका, खत्म हो गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये डिबेट को भूल जाना चाहिए कि ये इस्लाम का मामला ही नहीं है, ये मामला आप सोसाइटी में है, एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में है, आप उनको सोशल जस्टिस, इक्विटी उस नजर से देखना चाहिए। तो इसीलिए मैं जो कहता हूँ कि हर एक सोसाइटी में डिफर करता है कि जनरली आप साउथ इंडिया में जाइएगा, नेचर ऑफ सोसाइटी डिफरेंट है, ईस्टर्न इंडिया का नेचर ऑफ सोसाइटी डिफरेंट है, वेस्ट का डिफरेंट है, विद इन ईस्ट इंडिया बंगाल का रूरल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उत्तर बंगाल में, नॉर्थ बंगाल और दक्षिण बंगाल में डिफरेंसेस है। तो ये डिफरेंसेस मुझे लगता है कि मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए, रादर देन इसको इग्नोर करके कि कोई कास्ट नहीं है तो इस मामले में डिबेट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये कास्ट सेंसस मुस्लिम्स जो सोसाइटी स्ट्रक्चर है उनको ढंग से, बारीकी से, उनको भी वो कास्ट सेंसस में अंदर लाना चाहिए, और ये पता चले कि मुसलमानों के अंदर में अशराफ, अजलाफ एंड अरजाल जो कैटेगरी सचर कमेटी रूपेड, हम बार सचर कमेटी की बात कहते हैं, और सचर कमेटी भी यही कहा है कि देयर इज अ सोशियोलॉजिकल स्ट्रैटिफिकेशन, अशराफ, अरजाल एंड अजलाफ। तो वो तो है, कुछ ग्रुप है जो ऑक्यूपेशनल कास्ट ग्रुप है, कुछ ग्रुप है जो हिस्टोरिकली वो प्रिविलेज ग्रुप है, लैंडलॉर्ड ग्रुप है, कुछ ग्रुप है जो हिस्टोरिकली ऐसा काम स्टिग्मेटाइज ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे सोच लीजिए साफ सफाई का काम, आपका मैल साफ करना, इसमें हिंदू डोम भी है, मुसलमान डोम भी है। तो आप वो काम को, ये काम को तो आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनका वल्नरेबिलिटी। तो वही मेरा सवाल है कि जब ये मुस्लिम डोम भी, लेकिन उनको दलित का दर्जा नहीं मिलता है, रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता। अब जबकि सर और सुप्रीम कोर्ट में केस भी बहुत सालों से पड़ा हुआ है कि इनको दिया जाए, क्रिश्चियन दलित मुसलमानों को दिया जाए, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश भी किया था कि इसको कैटेगरी को अब जो रोक लगाया गया खत्म कर दीजिए। तो क्या इस सर्वे के बाद उम्मीद है कि अफर्मेटिव एक्शन होगा? देखिए, ये हुकूमत का मकसद सोशल जस्टिस नहीं है, इसमें ये बात इसीलिए पता चलता है, इसीलिए कह रहा हूँ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप खत्म कर दिया गया। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी बच्चों को मिलता था, खास करके जो गरीब मुसलमान बच्चे उनको मिलता था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का बजट खत्म कर दिया गया है। उसके बाद आपका जो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया था कि एमएसडीपी का प्रोग्राम, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडिशनल क्लासरूम, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब खत्म हो चुका है। आप ये हुकूमत अपने आप को कहते हैं कि वो मुसलमान औरतों को जो है इंसाफ करना चाहिए, इंपावर और इंसाफ देना चाहते हैं। तो आपके पास फर्स्ट टाइम इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया जहां एक भी कोई मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है रूलिंग पार्टी में, गवर्नमेंट में, मंत्री तो मैं छोड़ ही दे रहा हूं, तो एमएलए भी नहीं है। आपको क्या एक मुस्लिम औरत नहीं मिला पूरा हिंदुस्तान में जो आपको राज्यसभा जा सकता है? ये जो डिबेट है ये लिप सर्विस है, इनका मकसद सोशल जस्टिस नहीं है, इनका मकसद बेसिकली बांटना है। और कास्ट सेंसस को अगर ढंग से किया जाए, हमारे जो हिंदू समाज के भी जो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग हैं, उनको भी पता चलेगा कि ये रिलीजन नहीं, आपका कास्ट ही आपका सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों में इसमें भी जो बैकवर्ड कास्ट तबके हैं उनको भी आगे जाके फायदा होगा। कम से कम एक डिबेट शुरू होगा, डिबेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिबेट ऑफ सोशल इंक्लूजन, डिबेट ऑफ सोशल जस्टिस, जो डिबेट बहुत सालों से बंद है। सचर कमेटी के बाद थोड़ा सा डिबेट स्टार्ट हुआ था, फिर ये हुकूमत आने के बाद कंप्लीट डिबेट खत्म। सर, हम बंगाल पे आते हैं। बंगाल में इस मंडल वाली सियासत भी यहाँ मुतासिर नहीं हुई, यहाँ पर जो अपर क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स है, क्या इस सर्वे के बाद जब बंगाल में होगा, अभी तक ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा खुश नजर नहीं आ रही हैं इस सर्वे के फैसले से, तो इसका
कितना सामाजिक तौर पर असर पड़ेगा इसका बंगाल की ये प्रोटेस्ट? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम बंगाल को जनरली जानते हैं कि ये बंगाल गोल्डन बंगाल, एनलाइटेंड बंगाल, जी जी, और ये लिबरल तबका का बंगाल, ये सब जो है बात मैं इसको पूरे इग्नोर नहीं करूँगा। इधर एनलाइटनमेंट मूवमेंट था आपका, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय, अवनींद्रनाथ ठाकुर, एक लंबा हिस्ट्री रहा है एनलाइटनमेंट का। मगर वो एनलाइटनमेंट को देख के ही पूरा बंगाल को आप नाप नहीं सकते। बंगाल का सियासत, बंगाल का इकोनॉमी, ये कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण एंड कायस्थ। इसमें प्रोफेसर प्रभात पटनायक, वन ऑफ द वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ जेएनयू, वो भी कहा कि इतना ज़्यादा हावी है इधर अपर कास्ट कल्चर, कम्प्लीटली दलित, आदिवासी और मुसलमानों को जो है कम्प्लीटली सोसाइटी के लेवल पे इनविजिबलाइज कर दिया गया है। आप कलकत्ता शहर को ही देख लीजिए, मैं तो अभी जो डेटा आंकड़ा दिया हूँ, शेड्यूल कास्ट का लैंड होल्डिंग लेस देन 1%, शेड्यूल ट्राइब का लैंड होल्डिंग 0.some%। तो कलकत्ता के जो मेन फेमस एरियाज वहाँ भी मुस्लिम भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, अगर सेंट्रल कलकत्ता को छोड़ दिया जाए तो। और दूसरी बात है, सेंट्रल कलकत्ता को आप लीजिएगा तो उसमें एमिनिटीज नहीं है। जी। आप बताइए कि इस जो बस्तियां हैं हमारे जी। इधर, चाहे वो राजा बाजार, खिदिरपुर, तोपसिया, तिलजला, गार्डन रीच, पूरा देख लीजिए आप, मटिया बुरुज, क्या है इसमें? इसमें कोई जिस तरह कोई भी शहरी कोई सिटीजन रहने के लिए जो बेसिक सिविक शहरी एमिनिटीज होना चाहिए, क्या वो है? आपके पास खेलने का जगह नहीं है। एक बच्चों को बड़ा होने के लिए ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। हम जो जिंदगी इधर जीते हैं इस बस्ती में, ये कोई इंसान इस तरह से जिंदगी नहीं जीता है। तो आपके स्कूल बताइए, जितना कॉर्पोरेशन का स्कूल था प्राइमरी स्कूल वो खत्म हो गया। सरकारी जो स्कूल, ये जो आपका चाहे मोहम्मद जान बोलिए और इस्लामिया कहिए और उसके मदरसा आलिया बोलिए, उसके बाद आपका जो बहुत सारे स्कूल है ना, के फजलुल हक से शुरू करके बहुत स्कूल, आप जाके देखिए स्कूल में कितना टीचर है सरकारी स्कूल का, और खास करके माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट कंसिडर्ड एरिया का स्कूल का हालत और भी खास्ता है। तो बंगाल हमेशा से ही हिस्टोरिकली जो है बंगाल अपर कास्ट डोमिनेटेड बंगाल रहा है। तो ये इसीलिए जो है ना ममता बनर्जी खुश है, कभी कहीं भी नहीं है। शी इज डेड अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ कास्ट सेंसस। और ये इधर का पॉलिटिकल माहौल, पॉलिटिकल कल्चर भी इस तरह से है कि बांग्लाई कास्ट नहीं, तो ये जो बांग्लाई कास्ट नहीं, ये वर्ड itself is a casteist वर्ड। ये जो प्रोफेसर दोइपायन सेन, वो एमहर्स्ट, यूएस एमहर्स्ट का प्रोफेसर है, उनका एक किताब है नवोशूद्रो, खास करके जोगेंद्रनाथ मंडल का राइज के ऊपर, वो कहा कि उसको कहते हैं एब्सेंट माइंडेड कास्टिज्म। आप यूपी बिहार में तो आप एक्नॉलेज किए हैं कास्ट है, और एक मूवमेंट लड़ा है, एक मूवमेंट भी। आरजेडी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देखिए, बहुजन समाज पार्टी देखिए, इसको क्रिस्टोफ जैफेलो कहते हैं कि इंडियन हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। जी जी। एक लोअर कास्ट कम्युनिटी वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और हिस्सेदारी बढ़ा है। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, रामविलास पासवान, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मिसाल है डेमोक्रेसी के लिए। क्या इस तरह की सोचता कि यहाँ पैदा हो सकते, कोई लालू यादव यहाँ पैदा हो जाए, कोई पासवान पैदा हो जाए, सब मुमकिन है? ये तो होना बहुत जरूरी है, मगर मुमकिन देखिए मुमकिन नहीं है मैं नहीं बोलूंगा, मुमकिन तब ये तो एक लंबा पॉलिटिकल मूवमेंट का बात है ना। कम से कम डिबेट तो शुरू हो जाए, डिबेट शुरू होने से कम लोग सोचेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं सोच रहे, कुछ राइटिंग्स हैं। अब्दुल रज़ाक मुल्ला एक वक्त शुरू किए थे कि नया जमाना बोल के, सोशल जस्टिस पार्टी, तो उसके बाद अभी इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी पॉलिटिकल, वो भी कास्ट सेंसस के बारे में उनका पॉजिटिव राय है, वो चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो। और कुछ भी और भी जो छोटे मोटे आसपास में पार्टी हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इतना तो पता चल जाए। तो मुझे लगता है कि बंगाल में कास्ट सेंसस होना बहुत जरूरी है। हमारे इमीडिएट नेबर्स बिहार अगर कास्ट सेंसस कर सकते हैं जी जी, तो हम बंगाल कास्ट सेंसस नहीं करेंगे क्यों? और मैं आपको और एक तारीखी बात याद दिलाना चाहता हूँ। जिस वक्त मंडल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था बीपी मंडल के लीडरशिप में, जी जी, उस वक्त मंडल कमीशन बंगाल हुकूमत को पूछा था कि आपका डेटा वगैरह दीजिए। उस वक्त बाया महज हुकूमत ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त सरासर जो बंगाल हुकूमत, और ये रिकॉर्डेड है और मंडल कमीशन का रिपोर्ट में भी रिकॉर्डेड है, बंगाल गवर्नमेंट एक अलग से कमेटी बनाई और वो कमेटी मंडल कमीशन का मुखालफत की, अपोजिशन में जाके बोले कि नहीं, बंगाल में सिद्धो बिरादरी है, गरीब अमीर का एकदम
एक सैलो अंडरस्टैंडिंग है गरीब अमीर अमीर जैसे को मोदी ने कास्ट कहा कि इंडिया में 4 बिरादरी है, गरीब, अमीर, गरीब, औरत, किसान, 3 बिरादरी है। हाँ, ये सब सोशियोलॉजिकली फ्लॉड कैटेगरी है। जी जी। गरीब अमीर वो सुनने में अच्छा लगता है, कौन गरीब है कौन अमीर है, उनका सोशल आइडेंटिटी क्या है। जी जी। आप कोई भी ट्रेन पकड़ लीजिए साउथ सेक्शन का, चाहे वो डायमंड हार्बर हो, लखीकांतपुर हो, नामखाना हो, जी। अब देखिए कौन कौन ये गरीब औरत है। जी जी जी। ये गरीब औरत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब इस इलाका में कम है, मगर इस जगह शेड्यूल कास्ट और मुसलमान जी जी। जो आपका डोमेस्टिक वर्कर है। आप पुरुलिया जाइए, आप बांकुड़ा जाइए, आप दिनाजपुर जाइए, उधर जाकर अभी भी देखिए शेड्यूल ट्राइब्स औरतों का क्या हाल है। तो मुझे लगता है कि ये जो गोल गोल मोटी मोटी बातें हैं गरीब अमीर, ये इस तरह से ये इंटेलेक्चुअली हॉलो कॉन्सेप्ट है। वन नीड टू गो बियॉन्ड दिस गरीब अमीर कैटेगरी, हिंदू मुस्लिम कैटेगरी के बाहर जाके कास्ट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन, सोशल जस्टिस का डिबेट से हमें ये कास्ट सेंसस अच्छा सर, आखिरी सवाल है, अब इसका ताल्लुक इससे नहीं है, लेकिन जैसे 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो 2010 के बाद जो मुस्लिम ओबीसी आयोग को रद्द कर दिया और ममता कोर्ट में गई और बहुत दिन तक टाइम पास हो रहा, अभी इन्होंने कहा कि हम फिर दोबारा सर्वे करेंगे। आज कलकत्ता हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई थी, इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट की जज ने कहा कि भाई आपने ना ऐलान निकाला ना कोई इश्तिहार निकाला, फिर सर्वे कैसे कर रहे हैं। तो आप ममता का जो ये रवैया है उसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है। ये 2000 बंगाल सबसे बाद में ओबीसी रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ है। जी। हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट एवरी स्टेट्स जब ओबीसी 80s 70s लेट 90s में शुरू कर दिया था और 27% मंडल कमीशन को सिफारिश मान के। जी। बंगाल में अभी भी ओबीसी ए ओबीसी बी मिला के 17%। जी जी। वो तमिलनाडु हैज क्रॉस 67% क्रॉस कर चुका है। वो ये सो कॉल्ड जो कैप लगा हुआ है कि 50% क्रॉस नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो क्रॉस किया। बिल्कुल ये सब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देके दी। एब्सोल्युटली। तो देयरफॉर वेस्ट बंगाल का जो ओबीसी रिजर्वेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था 2010 में और जो नोटिफिकेशन हुआ था, वो शुरुआत से ही थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि शुरुआत से ही ढंग से जो है जिस तरह से सर्वे किया जाता है ना, उस ढंग से शुरुआत से भी सर्वे नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत काम चलाने लायक एक जल्दबाजी में कुछ कम्युनिटी को सर्वे करके ओबीसी में शामिल किया गया है। वो एक पॉलिटिकल मूव था, क्योंकि सचर कमेटी के बाद एक लंबा बहुत प्रेशर आया था। बाया महाज हुकूमत उस वक्त स्लोली डिक्लाइन हो रहे थे, तो उसको लगा कि कम से कम ओबीसी रिजर्वेशन कर दो तो हम अपना वोट बचा सकते हैं। तो वो शुरू से ही गलती था। मगर मेरा ये कहना है 2010 में चलो जल्दबाजी में हुआ है, और ये केस 2010-11 से ही चल रहा है, 11 से ही जी। और उस वक्त जो एहतजाज हो रहा था जब हर जगह ये जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑलरेडी उधर से ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। उस वक्त मेरे पास अभी भी पेपर डॉक्यूमेंट है, 2011 में ही कैनिंग में प्रोटेस्ट हो रहा था ओबीसी के खिलाफ। तो अगर आपको आज 14-15 साल मिला, क्यों आप ढंग से सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी और जिस तरह से जो रिकमेंडेशंस दिया गया 1993 बैकवर्ड क्लास वेलफेयर एक्ट में और खास करके मंडल कमीशन में पूरा क्वेश्चनियर दिया हुआ है कि आपको इंक्लूजन करने के लिए, कास्ट को इंक्लूड करने के लिए क्या क्या सर्वे करना है। तो आप 15 साल में क्यों नहीं किए? आपको ये लॉलीपॉप दिखा के वोट लेना था ना। जी जी। अभी बताइए, अब बहुत जगह ओबीसी का रिक्रूटमेंट नहीं है। सब यूनिवर्सिटी कॉलेज नेक्स्ट इस एकेडमी के अभी तो एचएस का रिजल्ट निकलने वाला है, कुछ दिन बाद ही रिजल्ट निकलेगा और एडमिशन का वक्त आ जाएगा, तो फिर किसी का नहीं होगा। जी। तो और अफसोस है कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, ये पूरा बकरी और भेड़िया जैसा जो है, एक जगह जाके एक वोट। कांसीराम जी बहुत पहले कह दिए थे कि आप सरकार को मजबूर बनाइए, मजबूत नहीं। और आप सरकार को मजबूत बना रहे हैं, सरकार आपको फेंक दे रहा है। ओबीसी का कोई बात ही नहीं है, और छुपे छिपके कहाँ से क्या चल रहा है, ये जो नोटिफिकेशन निकाल के सर्वे करा रहे हैं, ये सब साइंटिफिकली गलत मेथोडोलॉजी का फिर जाके कोर्ट में जाके फिर हार जाएगा। आप क्यों एक रिटायर्ड जस्टिस, उसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी लेके एक फुल फ्लेज आप कमीशंस क्यों नहीं बनाते हैं? सचर कमेटी का रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, सचर तो कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा तो कमीशन है, 1948 कमीशन एक्ट है। आप कमीशन एक्ट को रखते हुए क्यों आप फुल फ्लेज कमीशन नहीं बना रहे? तो आप इधर उधर करके और कुछ दलाल मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको देके आप डेटा वगैरह लगा के फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से फिर आपको स्लैब
मिलेगा कि आपका मेथोडोलॉजी गलत है। तो ये समझना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोशल जस्टिस पसंद लोग हैं, उनको समझना है ये आपका हुकूक के साथ खिलवाड़ है। ये ओबीसी रिजर्वेशन होने की वजह से ही कुछ जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं वो लोग खास करके कॉलेज, यूनिवर्सिटी और थोड़ा बहुत नौकरी मिला है, और यही रिजर्वेशन ही आपको जो है आपसे छीन लिया जा रहा है। मैं तो बीजेपी ज़्यादा सबसे ज़्यादा दोषी ठहराऊंगा मौजूदा तृणमूल का हुकूमत, जो ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत लंबी डिबेट है और इस पे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे हम और भी स्टोरी लाते रहेंगे। मतीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त है, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।